नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा जो गर्भिम टॉपिक है सूर्याताप एवं तापमान। सूर्याताप एवं तापमान, इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो सूर्याताप में देखते हैं कि पृथ्वी सतह पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य की उष्मा आती है उसे हम सूर्यताप कहते हैं। सूर्य की सतह के चारों ओर विकसित होकर फैलने वाले ताप को सौर विकिरण कहा जाता है। ये तो सभी फैक्ट पता है कि जो आती है हीट उसे हम सौर ताप कहते हैं, और इसके बाद वो चारों तरफ फैलती है उसे क्या विकिरण कहा जाता है। सूर्य एक विशाल इंजन है जो धरातल पर पवनों, समुद्री धाराओं और विभिन्न ऋतुओं को उत्पन्न करता है। पवन, समुद्री धारा और ऋतु का जो परिवर्तन है सूर्य के वजह से हो रहा है। सूर्याताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं सूर्य से दूरी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और सूर्य की किरणों का कोण बनाना दिन की लंबाई, ऊंचाई, ढाल आदि पे निर्धारित करता है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। कितना करती है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। पृथ्वी सूर्य द्वारा विकसित ऊर्जा का 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक सूर्याताप भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं। सबसे कम सूर्यताप ध्रुवों पर पृथ्वी ग्रहित ताप केवल 40% ही प्राप्त होता है। ध्रुव पे सबसे कम होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ पे तिरछे पड़ती है। कुल सौर विकिरण का 57% नष्ट हो जाता है। कितना नष्ट हो जाता है? 57% नष्ट हो जाता है। केवल 45% ताप ही भूपृष्ठ तक पहुँचता है। पृथ्वी से सौर शक्ति का जो भाग प्रभावित होता है उसे अल्बीडो कहते हैं। फैक्ट याद रखना, पृथ्वी से सौर शक्ति का जो भाग प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? अल्बीडो कहते हैं। सौर विकिरण का सौर विकिरण का वायुमंडलीय अपक्षय प्रकीर्णन, विसरण और शोषण द्वारा होती है। वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होना मुख्यतः विकिरण संचालन संवहन पर निर्भर करता है। विकिरण संचालन संवहन निर्भर करता है। अब संचालन क्या है? आणविक सक्रियता द्वारा पदार्थ के माध्यम से होने वाले उष्मा का संचार जो है, मतलब कि आणविक सक्रिया द्वारा पदार्थ के माध्यम से होने वाले उष्मा का संचार। फिर संवहन में क्या है? किसी पदार्थ में एक भाग से दूसरे भाग और उसके तत्वों के साथ उष्मा के संचार की क्रिया संवहन कहलाती है। क्या कहती है? उष्मा का संचार संवहन कहलाती है। किसी पदार्थ की एक भाग दूसरे भाग के उसके तत्वों के साथ क्या होती है? तत्वों के साथ। और इसमें क्या है? माध्यम के साथ, इसमें संचालन में। अब विकिरण में क्या होता है? किसी भी पदार्थ की उष्मा तरंगों को सीधे संचार द्वारा गर्म होने की क्रिया विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी पदार्थ की उष्मा तरंगों के सीधे संचार द्वारा गर्म होने की क्रिया विकिरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा बिना किसी माध्यम की यात्रा कर सकती है। अब आता है प्रकीर्णन। वायुमंडल में विद्यमान अणुओं, जलवाष्प तथा अथवा कणों द्वारा सौर ऊर्जा की लघु तरंगों का प्रत्येक दिशा में बिखराव क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अणुओं के जलवाष्प तथा कणों द्वारा सौर ऊर्जा की लघु तरंगों का प्रत्येक दिशा में बिखराव क्रिया की प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या होता है? आकाश रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी धरातल पर पड़ती हैं तब उनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन है। मतलब जो प्रकाश किरण पृथ्वी पाती है तो कुछ न कुछ भाग उसका क्या है? वापस परावर्तित हो जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और विसरित परावर्तन, विषय परावर्तन के कारण वृक्षों के नीचे अथवा कमरों के भीतर प्रकाश पहुंचता है तथा वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन। मतलब यह डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती, लाइट जब चमक करके कमरों के अंदर जाती है, वृक्षों अथवा कमरों के भीतर पहुंचता है तो उसे क्या बोला जाता है? विसरित परावर्तन। पूर्ण में छादन के समय सूर्य के प्रकाश की कमी का मूल कारण परावर्तन ही होता है। पूर्ण में छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन ही होता है। अब हम देखते हैं तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे अक्षांश, स्थल, जल का वितरण, समुद्र तल से ऊंचाई, ढाल का स्वभाव, प्रचलित पवन, सागरीय धाराएं, सागर से दूरी, पवनों की दिशा आदि क्या होता है? वितरण को प्रभावित करते हैं। भूमध्य रेखा से
ऊंचे अक्षांशों की ओर औसत तापमान कम होता है। भूमध्य रेखा से ऊंचे अक्षांशों की ओर तापमान कम हो जाता है क्योंकि ध्रुव एवं पे सूर्य की किरण पूरी नहीं पड़ती है। अब आता है समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। समुद्र तल से ऊंचाई से जब बढ़ती है वो क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। समुद्र तल ऊंचाई जब बढ़ती है साथ साथ तापमान घटता है। सागर के समीपवर्ती भागों में सागर का समकारी प्रभाव होता है। इसी कारण सागर समुद्री क्षेत्रों में तापमान न अत्यधिक होता है न बहुत कम होता है। अब पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक सूर्यताप पृथ्वी की सर्वाधिक सतह विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंध में पाया जाता है और ध्रुवों की ओर ताप की मात्रा घटती है कि ध्रुवों पे सीधी रोशनी पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, ठंडा बना रहता है। जबकि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर में सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है, इसलिए हमेशा ये गर्म आता है। दिन का अधिकतम तापमान 2 बजे से 4 बजे के बीच प्राप्त होता है। वही दिन का न्यूनतम तापमान 4 से 5 बजे प्रातः आसपास होता है। कितना होता है, 4 से 5 बजे। मतलब दिन का अधिकतम तापमान 2 से 4 बजे बीच प्राप्त, वहीं दिन का न्यूनतम तापमान 4 और 5 बजे के आसपास होता है। तो मतलब कि 2 से 4 के बीच क्या होता है कि मैक्सिमम जो है इसमें जो हीट पड़ती है पृथ्वी पे, इससे भी परावर्तित होने लगती है। तो इसलिए आपके पृथ्वी का जो सतह है वो ज़्यादा हीट हो जाता है। अब आइसोथर्म क्या होता है, समताप रेखा। समताप रेखा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप कहते हैं। समान तापमानों को चिन्हित कर दिया जाता है तो उसको समताप रेखा कहा जाता है। अब तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। 2 प्रकार का होता है। मतलब अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। 2 प्रकार के, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। तो किसी स्थान पर एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। इस अंतर को तापमान भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब और पौने। वायुमंडलीय दाब और पौने। तो धरातल की प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो भार डालती है उसे वायुदाब कहते हैं। जो वायु का दाब पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, वायुदाब कहते हैं। वायुदाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। इस मापन की इकाई मिली बार और पास्कल है। 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 ग्राम भार के बराबर होता है। 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। वायुदाब का मापन किसे किया जाता है, फैक्ट याद, वायुदाब का मापन किसे किया जाता है, बैरोमीटर से किया जाता है। इसे मापन की इकाई मिली बार तथा पास्कल में है। इसकी मापन का क्या है, मिली बार और पास्कल में है। 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। कितना, 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर और 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। ये नापने का तरीका बताया है। वायु दाब को नियंत्रित करने वाले कारक क्या क्या है, ते भी देखिए, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, जल वाष्प, पृथ्वी का घूर्णन आदि। वायु का ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। वायु का ताप बढ़ने से क्या होता है, आयतन बढ़ता है, तब फैल कर हल्की हो जाती है, जिससे दाब कम हो जाता है। वायु का ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ जाता है और दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फैक्ट याद रखना है। सागर तल पर सर्वाधिक वायु दाब पाया जाता है। कहाँ पे, सागर तल पर। सागर तल से ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायु विरल हो जाती है तथा उसका दाब कम हो जाता है। अगर उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम देखते हैं समदाब। क्या देखते हैं, समदाब। तो अब इससे भी हम फैक्ट याद कर सकते हैं कि आइसोबार, समदाब रेखाएं समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब कहते हैं। जहाँ मतलब कि सभी जगह का जैसे एक ही प्रेशर हो, उसे क्या बोला जाता है, समदाब रेखा। अब दाब की प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। समदाब रेखाओं के परस्पर दूरियां वायु दाब में अंतर की दिशा की दर दर्शाती है। ये क्या होते हैं, अंतर की दिशा दर्शाती है, जिसे वायु दाब प्रवणता कहते हैं। पास पास ऐसे समदाब रेखाएं तीव्र दाब प्रवणता के सूचक होती हैं, जबकि दूर से समदाब रेखाएं मंद दाब की प्रवणता की सूचक होती हैं। पास वाली क्या होती है, तीव्र होती हैं, और दूर वाली मंद होती हैं।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर किसी गतिशील वस्तुओं का संचालन अधिक तथा ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। इस कारण हवाएं विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर संचालन के समय पथ से विक्षेपित हो जाती हैं। इस विक्षेपण को कोरियोलिस बल कहते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर किसी गतिशील वस्तुओं का संचालन अधिक तथा ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। इस कारण हवाएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर संचालन के समय पथ से विक्षेपित हो जाती हैं। इस विक्षेपण बल को कोरियोलिस बल कहते हैं, क्योंकि जब ये हमारा क्या हो गया तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर किसी गतिशील वस्तुओं का संचालन अधिक तथा ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। इस कारण हवाएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर संचालन के समय पथ से विक्षेपित हो जाती हैं और इस विक्षेपण को कोरियोलिस बल कहते हैं। यह हमें फैक्ट याद रखना है। अब हम देखते हैं वायुदाब की पेटियाँ। मतलब वायुदाब के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अब इसमें देखिए, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखी, इसका विस्तार भूमध्य रेखा करीब 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण तक है। भूमध्य रेखा वर्ष पर्यंत सूर्य किरण लंबवत पड़ती है और दिन रात बराबर होता है। किसमें? भूमध्य रेखी में। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियाँ, ये पेटियाँ कर्क और मकर रेखाओं के पास क्रमशः 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण शांसुमत दोनों गोलार्धों में स्थित है। इस क्षेत्र को दुर्बल होने के कारण शांत वायु दशा उत्पन्न होता है और इसे अस्वच्छांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वच्छांश कहते हैं। अब इसके उपोष्ण को, अब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियाँ, इन पेटियों का विस्तार दोनों गोलार्धों पर 40 अक्षांशों से पाया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है और वायुदाब कम रहता है। यहाँ भी वायुदाब काफ़ी फैल जाती है। सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पे, उपध्रुवी पे सबसे कम होने लगती है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियाँ ध्रुवों को निकट निम्न तापमान के कारण वायुदाब सदैव उच्च रहता है। क्या रहता है? उच्च रहता है। अतः दोनों गोलार्धों में स्थित पेटियाँ तापजनित हैं। क्या है? तापजनित है। अब हम देखते हैं पवन। क्या? पवन। सामान्यतः पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। क्या है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। कई बार कथन पूछा जा सकता है, किंतु पृथ्वी की घूर्णन गति इसमें परिवर्तन कर देती है। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या करती है? परिवर्तन करती है। बता रहा है सामान्यतः पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। उच्च दाब से कहाँ चलती हैं? निम्न दाब की ओर चलती हैं, किंतु पृथ्वी की घूर्णन गति इसको परिवर्तन कर देती है। अब हम देखते हैं कोरियोलिस बल क्या है। पवन की दिशा परिवर्तित करने वाले बल। पवन की दिशा को परिवर्तित करने वाले बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में समदाब रेखाओं को समकोण पर काटते हुए सीधा प्रभाव नहीं होता, बल्कि अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाता है। विक्षेप पृथ्वी की घूर्णन गति का ही परिणाम होता है। पृथ्वी पर विक्षेप बल सर्वत्र समान नहीं होता, वह विषुवत रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को सबसे पहले फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे फेरल का नियम कहते हैं। मतलब बता रहा है कि कोरियोलिस बल के कारण जो उत्तरी ध्रुव में हवाएं चलती हैं वो फिर राइट साइड टर्न लेती हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव होती है वो लेफ्ट साइड टर्न लेती हैं। इसी बल को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल। और इस नियम क्या बोला जाता है? फेरल का नियम कहा जाता है। पवनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। पवन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रचलित पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन। प्रचलित पवन में क्या है? इस प्रकार की पवन सालों भर एक ही दिशा में सुनिश्चित पेटियों में प्रवाहित होती है। ये पवन निम्न प्रकार के, जैसे पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। ये पवनें इसी दिशा में इनका फिक्स होता है, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। अब पछुआ पवन में क्या है? उपोष्ण वायुदाब
कटिबंध से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवन है। उत्तरी गोलार्ध में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ये हमें ध्यान रखना, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। कौन सी हवा है? पछुआ हवा है। अब व्यापारिक पवन क्या है? आयन वित्तीय उच्च वायुदाब में, आयन वित्तीय उच्च वायुदाब में दोनों गोलार्ध विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन है। जबकि सन्मार्गी हवाएं भी व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। कौन सी पवन है ये व्यापारिक पवन है। अब हमारा आता है ध्रुवी पवन। तो ध्रुवी पवन में क्या है कि ध्रुवी उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनें ध्रुवी पवन कहलाती हैं। ध्रुवी में क्या बोल रहा है कि ध्रुवी उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंधों से चलने वाली पवनें ध्रुवी पवन कहलाती हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्टर्स कहलाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्स किस पवन कहा जाता है? तो ध्रुवी पवन कहा जाता है। मौसमी पवन, ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब सागर में चलने वाली पवनों के लिए किया गया, जो ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से चलती है। मानसून की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के निकट होती है। शीतकालीन मानसून पवनों से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून पवनों से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में क्या होती है? वर्षा होती है। किस मानसून की वजह से होती है? शीतकालीन मानसून की वजह से। अब हम देखते हैं स्थानीय पवन। किसी स्थान विशेष में चलने वाली विशेष गुणों से युक्त पवनें स्थानीय पवन कहलाती है। ये मूलतः दो प्रकार की होती है, गर्मी और ठंडी, इसे स्थानीय पवन। अब सामयिक पवन दिन और रात के क्रम में चलने के कारण दैनिक पवनें भी कहलाती हैं। ये तीन प्रकार से समुद्री समीर, स्थल और पर्वतीय घाटी समीर। अब देखिए इसमें प्रमुख स्थानीय पवन, अब ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है तो हमें याद रखना। जैसे देखो गिबली, यह कहाँ चलती है? लीबिया में। गिबली कहाँ चलती है? लीबिया में। गिबली लीबिया में, हबू सूडान में, चिली ट्यूनीशिया में, हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका और सहारा मरुस्थल में। हरमट्टन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। हरमट्टन कहाँ चलती है? डॉक्टर हवा विसिक कहते हैं, पश्चिमी अफ्रीका व सहारा मरुस्थल में। अब इसके बाद ब्रिक फिल्डर, यह चलती है ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फिल्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। पैम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे में, खमसीन मिस्र में, पापा गायो मैक्सिको में, सिमून सहारा था अरब के मरुस्थल में, सैमून ईरान में, सिराको सहारा मरुस्थल से दक्षिण इटली तक, और टेम्पोरल्स मध्य अमेरिका प्रशांत महासागर से, दक्षिणी ब्रस्टर ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिणी ब्रस्टर कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद इसमें देखिए जो जूरन है, यह जूरा पर्वत से जिनेवा झील तक, सामल इराक ईरान अरब मरुस्थल में, लिस्टे सहारा मंदेरा कनारी में, बर्ग पवन दक्षिण अफ्रीका में, लेवेंट पश्चिम भूमध्य सागर फ्रांस से स्पेन में, बोरा कहाँ चलती है? यह चलती है मध्य यूरोप में। बोरा कहाँ चलती है? मध्य यूरोप में। कारा बुरान पश्चिम एशिया में। इसके बाद विरासेन पेरू व चिली के पश्चिमी तट पर। नारदर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जोंदा या सीतफान जो है अर्जेंटीना में। आया हुआ क्वेश्चन है, जोंदा या सीतफान कहाँ है? अर्जेंटीना एंडीज पर्वत, मेस्ट्रो भूमध्य सागर, चिनूक राकी पर्वत श्रेणी में चलती है, और ब्रिस्टल फ्रांस में। फान जो है यह भी उत्तरी आल्पास या यूरोप में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फान पूछा जा चुका है। तो फान यह एक पवन है जो कहाँ चलती है? उत्तरी आल्पस यूरोप में। नाटी यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में।
अब इसके बाद ग्रेगाले, ग्रेगाले दक्षिणी यूरोप महासागर में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। तो ये हमारी पौने थी जो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जा चुका है। अब दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन स्टार्ट था जेट स्ट्रीम। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व की दिशा में प्रवाहित होने वाले पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित, पश्चिम से जेट स्ट्रीम। तो कई बार क्वेश्चन पूछा था जेट स्ट्रीम किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, मतलब ट्रोपोस्फीयर में। अब इसके बाद हम देखते हैं चक्रवात। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। केंद्र से बाहर की ओर सभी ओर वायुदाब बढ़ जाता है अतः सभी दिशाओं से हवाएं केंद्र की ओर प्रभावित होने लगती हैं। तो इससे क्या हो जाता है? चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। केंद्र से बाहर को सभी वायुदाब बढ़ जाता है और केंद्र में क्या होता है? कम रहता है, जिसकी वजह से चक्रवात उठता है। चक्रवातों को उनकी स्थिति के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण और प्रतिचक्रवात। चक्रवाती हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, याद रखना है। चक्रवाती हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती। चक्रवात को मैक्सिको खाड़ी में हरिकेन, अब चक्रवात का जो नाम है मैक्सिमम हरिकेन, चीन, जापान, फिलीपींस में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हरिकेन कहाँ कहा जाता है तो मैक्सिको खाड़ी में हरिकेन, चीन, जापान, फिलीपींस में टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? इसे विली विली। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब प्रतिचक्रवात में केंद्र में वायुदाब उच्च होता है और बाहर को से घटता जाता है, अतः हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। मतलब ये चक्रवात का जस्ट उल्टा है। चक्रवात में अंदर का दाब कम होता है और प्रतिचक्रवात में केंद्र का वायुदाब क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है, तो इसलिए हवाएं बाहर की तरफ भागने लगती हैं। प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है और हवाएं मंद गति से चलती हैं। ऐसा बताना है कि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है, हवाएं मंद गति से चलती हैं। अब टॉर्नेडो, जहाँ पर शीत वातावरण के सहारे, जहाँ शीत वातावरण के सहारे ध्रुवीय ठंडी हवाएं आदि उष्णकटिबंधीय हवाओं को ऊपर ठेलती है तो टॉर्नेडो की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? टॉर्नेडो की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों आज ही हमारा ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है और इसको 4 से 5 बार देख लेंगे तो सारे फैक्ट आपके दिमाग में याद हो जाएंगे। जैसे MCQ दिखेगा आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एजुकेशन 790 को आप सब सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।